हेलो न्यू स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हमारा टॉपिक है कोलिनर्जिक सिस्टम एंड रिलेटेड ड्रग्स। ओके, तो आप देख सकते हैं इसके दो पार्ट्स हैं, पहला है कोलिनर्जिक सिस्टम और दूसरा पार्ट है रिलेटेड ड्रग्स। तो कोलिनर्जिक सिस्टम, इसका मीनिंग क्या है? कोलिनर्जिक सिस्टम मतलब यह है पढ़ाई न्यूरॉन की। बेसिकली कौन सी न्यूरॉन? कोलिनर्जिक न्यूरॉन। ठीक है, कोलिनर्जिक न्यूरॉन से बनता है कोलिनर्जिक सिस्टम। नाउ अब ये कोलिनर्जिक न्यूरॉन क्या होती है, ये दूसरा सवाल है। नाउ सपोज ये है एक न्यूरॉन। इस न्यूरॉन को हम कहेंगे कोलिनर्जिक न्यूरॉन अगर इस न्यूरॉन के अंदर एसिटाइल कोलिन, जो इसकी न्यूरोट्रांसमीटर है, एसिटाइल कोलिन की सिंथेसिस, स्टोरेज और इसकी रिलीज, ये तीनों चीज़ें इस ही न्यूरॉन से होती है। तो इस तरीके के न्यूरॉन को हम बोलेंगे कोलिनर्जिक न्यूरॉन, और कोलिनर्जिक न्यूरॉन की पढ़ाई को हम बोलते हैं कोलिनर्जिक सिस्टम और स्टडी ऑफ कोलिनर्जिक सिस्टम। तो बेसिकली कोलिनर्जिक सिस्टम बना होता है कोलिनर्जिक न्यूरॉन से। और कोलिनर्जिक न्यूरॉन का मीनिंग तो आपको पता चल गया है। कोलिनर्जिक न्यूरॉन मतलब ये ऐसा न्यूरॉन है जहाँ पर एसिटाइल कोलिन की सिंथेसिस, स्टोरेज और रिलीज होती है। और आपको पता है कि रिलीज होने के बाद ये किसी भी रिसेप्टर के ऊपर एक्ट करेगा और जिसकी वजह से कुछ एक्शन प्रोड्यूस होंगे, राइट। नाउ ये हो गया कोलिनर्जिक सिस्टम के बारे में। रिलेटेड ड्रग्स, रिलेटेड ड्रग्स का मतलब क्या है? ये ऐसे ड्रग्स है जो जैसे एसिटाइल कोलिन इस रिसेप्टर पर एक्ट कर रहा है, वैसे ही ये ड्रग्स भी ऐसे ही एसिटाइल कोलिन की तरह इसी रिसेप्टर पर एक्ट करेंगे, और जो एक्शन एसिटाइल कोलिन प्रोड्यूस कर रहा था वही एक्शन ये ड्रग्स भी प्रोड्यूस करेंगे। तो इसे हम बोलते हैं रिलेटेड ड्रग्स, या जो आप बोल सकते हैं इसको कोलिनर्जिक ड्रग्स। कोलिनर्जिक ड्रग्स, कोलिनर्जिक ड्रग्स मतलब ये एक्शन प्रोड्यूस करेगा एसिटाइल कोलिन की तरह, तो इसे हम लोग बोलते हैं कोलिनर्जिक ड्रग्स। या तो आप इसके बोल सकते हैं कोलिनर्जिक एगोनिस्ट, कोलिनर्जिक एगोनिस्ट्स। या तो हम इसको बोल सकते हैं कोलिनोमाइमेटिक्स, कोलिनोमाइमेटिक्स। माइमेटिक्स आपको पता होगा, मिमिक्री करना। अमिताभ बच्चन की मिमिक करते हैं, शाहरुख खान की मिमिक्री करते हैं। मिमिक्री मतलब इनैक्ट करना। तो ये ड्रग बेसिकली एसिटाइल कोलिन नहीं है, लेकिन इसका एक्शन एसिटाइल कोलिन की तरह है। तो हम बोलते हैं ये जो ड्रग्स है ये मिमिक्री करते हैं कोलिनर्जिक एक्टिविटी को, या बोल सकते हैं एसिटाइल कोलिन की एक्टिविटी को, इसलिए हम इसे बोलते हैं कोलिनोमाइमेटिक्स। या तो फिर हम इसको बोल सकते हैं पैरासिम्पेथोमाइमेटिक्स, ठीक है, या तो पैरासिम्पैथेटिक ड्रग्स। ओके, सभी का मतलब एक ही है, हमारे पास है इनके बहुत सारे नाम। तो ये है रिलेटेड ड्रग्स, कोलिनर्जिक सिस्टम एंड रिलेटेड ड्रग्स। तो बेसिकली इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये एसिटाइल जो कोलिनर्जिक न्यूरॉन है इसकी लोकेशन क्या है। ठीक है, हम पहले जानेंगे उसकी लोकेशन क्या है, फिर हम देखेंगे कि वो कैसा सिंथेसाइज होता है, एसिटाइल कोलिन की सिंथेसिस कैसी होती है, उसकी स्टोरेज कैसी होती है, उसकी रिलीज़ कैसी होती है, फिर एसिटाइल कोलिन की डिस्ट्रक्शन कैसी होती है, ये सभी चीज़ हम जानेंगे। नेक्स्ट हम जानेंगे कि कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स कैसे होते हैं, कितने तरीके के होते हैं और वो कौन से होते हैं। तो ये सब चीज़ें मैं इस वीडियो पर कवर करने की कोशिश करूँगी। तो पहली चीज़ हम जो पढ़ेंगे वो है कि लोकेशन, कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स की लोकेशन क्या है। तो इसके लिए पहले मुझे बनाना होगा डायग्राम हमारी ब्रेन का। तो समझिए कि ये आपका ब्रेन है, ये है आपकी सेरेब्रम, मिड ब्रेन, पॉन्स, मेड्यूला और स्पाइनल कॉर्ड, और पीछे की तरफ है आपकी सेरिबेलम। नाउ यहाँ पर क्या है लोकेशन आपकी कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स का? तो कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स पाए जाते हैं आपकी सेरेब्रम में, ठीक है। तो यहाँ पर जब भी एसिटाइल कोलिन रिलीज होगी कुछ ना कुछ एक्टिविटी होगी ही। तो बेसिकली कोलिनर्जिक न्यूरॉन आपको पाई जाती है आपकी सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। इसके अलावा आपको याद होगा जो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम है उसका और एक नाम है, यस, दैट इज़ क्रेनियोसैक्रल सिस्टम। क्यों इसको क्रेनियोसैक्रल सिस्टम बोलते हैं? क्योंकि ये जो न्यूरॉन्स है वो या तो क्रेनियल या तो फिर सैक्रल पार्ट से रिलीज होते हैं, इसलिए हम इसको बोलते हैं क्रेनियोसैक्रल
सिस्टम, ठीक है। तो जो कोलिनर्जिक न्यूरॉन है ऑब्वियसली वो पाए जाएंगे क्रेनियल पार्ट या तो फिर सैक्रल पार्ट में, ठीक। तो पहले हम देखेंगे कि क्रेनियल पार्ट में कौन से कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स रिलीज होते हैं। तो यहाँ पर जो आपकी मिड ब्रेन का एरिया है, यहाँ पर से निकलता है एक कोलिनर्जिक न्यूरॉन और ये है आपकी थर्ड क्रेनियल नर्व, ठीक है। जो आपकी थर्ड क्रेनियल नर्व है ये है एक कोलिनर्जिक न्यूरॉन, ठीक है। ये है एक लोकेशन कोलिनर्जिक न्यूरॉन की। नेक्स्ट इसके बाद जो पॉन्स की जो बेसल एरिया है यहाँ से रिलीज होता है और एक न्यूरॉन और एक कोलिनर्जिक न्यूरॉन जो कि है आपकी सेवेंथ क्रेनियल नर्व। इसके एग्जैक्ट नीचे है नाइन्थ क्रेनियल नर्व जो कि है आपकी कोलिनर्जिक न्यूरॉन, और एक सबसे बड़ा आपको पता ही होगा 10th क्रेनियल नर्व जिसकी न्यूक्लियस काफ़ी बड़ी है। न्यूक्लियस मतलब इसकी सेल बॉडी काफ़ी बड़ी है। इसका नाम है वेगल नर्व, है ना, जो 10th क्रेनियल नर्व है आपकी। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं क्रेनियल पार्ट से जो पैरासिम्पैथेटिक न्यूरॉन्स रिलीज होते हैं वो है आपकी थर्ड, सेवन्थ, नाइन्थ और 10th क्रेनियल नर्व, ठीक है। तो ये है आपकी लोकेशन कोलिनर्जिक न्यूरॉन की। नाउ क्रेनियल के बाद आपको पता है कि सैक्रल पार्ट से भी ये न्यूरॉन्स रिलीज होते हैं। तो सैक्रल पार्ट में है आपकी S2, S3 और S4 जो कि एग्जाम्पल है आपके कोलिनर्जिक न्यूरॉन के, ठीक है। तो आप बोल सकते ये है S2, S3 और S4, ठीक है। तो ये सब है लोकेशन आपकी कोलिनर्जिक न्यूरॉन में, ठीक है। तो कोलिनर्जिक न्यूरॉन पाए जाते हैं इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम प्लस क्रेनियल न्यूरॉन्स में, क्रेनियल पार्ट में थर्ड, 7th, 9th और 10th क्रेनियल नर्व कोलिनर्जिक न्यूरॉन है और S2, S3, S4 ये भी कोलिनर्जिक न्यूरॉन है ना। अगर आपको याद होगा कि पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम में प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन तो कोलिनर्जिक न्यूरॉन है और पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन, यस, वो भी कोलिनर्जिक न्यूरॉन है। तो इसके जो पोस्ट गैंग्लियोनिक पार्ट है वो भी कोलिनर्जिक न्यूरॉन है। तो हम देखते हैं कि ये पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन कहाँ पर एंड अप होते हैं। तो इसके लिए मुझे कुछ स्ट्रक्चर्स, हमारे बॉडी के कुछ स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने की ज़रूरत होगी। तो समझिए कि ये आपका है फेस, ये आपकी फोरहेड, नोज, माउथ। ओके, मैं इतनी अच्छी नहीं हूँ ड्राइंग में। आइस, बट आई बिलीव कि आपको समझ सब कुछ आ रहा है। नाउ ये जो थर्ड क्रेनियल नर्व है आपको पता ही होगा कि जो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम है उसकी प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन काफ़ी लंबी होती है और पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन काफ़ी छोटी होती है। जो ये थर्ड क्रेनियल नर्व है इसकी जो पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन जो है ये एंड अप होती है आइज़ में, ओके। आइज़ में पर्टिकुलरली आपकी जो आईबॉल है वहाँ पर जो आइरिस पार्ट है वहाँ पर आपको पता है कि दो मसल्स रहते हैं, एक है रेडियल मसल और एक है सर्कुलर मसल। तो ये जो पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन है ये सप्लाई करती है सर्कुलर मसल को प्लस सिलियारस मसल, दो मसल्स को ये सप्लाई करती है आइज़ में, ठीक है। तो ये है आपकी थर्ड क्रेनियल नर्व। नेक्स्ट जो 7th क्रेनियल नर्व है इसके है दो गैंग्लियन, ठीक है। 7th क्रेनियल नर्व स्प्लिट होती है दो गैंग्लियन में। जो ऊपर वाली जो गैंग्लियन है ये सप्लाई करती है म्यूकोसल पार्ट ऑफ नोज, ओरल कैविटी और फैरिंग्स, ठीक है। नेजल कैविटी, ओरल कैविटी और फैरिंग्स की जो म्यूकोसल एरिया है उसे ये 7th क्रेनियल नर्व की पहली गैंग्लियन सप्लाई करती है। और जो 7th क्रेनियल नर्व की जो दूसरी जो गैंग्लियन है ये सप्लाई करती है सलाइवरी ग्लैंड। आपको पता है हमारे पास 3 सलाइवरी ग्लैंड है, उसमें जो ये जो 7th क्रेनियल नर्व है, इस 7th क्रेनियल नर्व की जो सेकेंड वाली जो गैंग्लियन है ये सप्लाई करती है सबलिंगुअल और सब मैंडिबुलर सलाइवरी ग्लैंड्स को। नेक्स्ट ये जो थर्ड क्रेनियल 9th क्रेनियल नर्व है इसकी जो पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन है ये सप्लाई करती है एक जो रिमेनिंग जो पैरोटिड ग्लैंड है उसको ये सप्लाई करती है, ठीक है।
नेक्स्ट ये जो 10th क्रेनियल नर्व है, आपको पता है ये काफ़ी बड़ी न्यूरॉन है, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट विजुअल एरियाज़ को ये जो 10th क्रेनियल नर्व है ये सप्लाई करेगी। तो जो ऑर्गन्स, जो इम्पॉर्टेंट विजुअल ऑर्गन्स है जो हमारे चेस्ट एरिया, हमारे एब्डोमिनल एरिया में पाए जाते हैं, तो इन सभी एरियाज़ को ये सप्लाई करेगी। तो समझे कि ये आपकी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है, थोड़ा बड़ा बड़ा बनाया है मैंने, लार्ज इंटेस्टाइन, प्लस आपकी लंग्स, और लेफ्ट लंग के पास आपका हार्ट। ओके, नाउ ये जो 10th क्रेनियल नर्व है ये सप्लाई करेगी आपकी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक को, ओके, कंप्लीटली अप टू ट्रांसवर्स कॉलन। समझे, ये आपके ट्रांसवर्स कॉलन है, तो ट्रांसवर्स कॉलन तक ये जो आपकी 10th क्रेनियल नर्व है ये सप्लाई करेगी। प्लस ये सप्लाई करेगी आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को, इवन आपके जो हार्ट है उन सब को ये जो 10th क्रेनियल नर्व है ये सप्लाई करेगी। ठीक है, नेक्स्ट जो नीचे का पार्ट है, जो सैक्रल पार्ट है, ये सप्लाई करेगा रिमेनिंग एरिया ऑफ योर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक प्लस यूरोजेनाइटल एरिया, किडनीज वगैरह, वो सभी को सप्लाई करेगी आपकी सैक्रल पार्ट ऑफ कोलिनर्जिक सिस्टम। ठीक है, तो ये सब है लोकेशन ऑफ योर कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स। ठीक है, तो कहाँ पर आपकी कोलिनर्जिक न्यूरॉन पाई जाती है? कोलिनर्जिक न्यूरॉन पाई जाती है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम मतलब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, दोनों में ही कोलिनर्जिक न्यूरॉन पाई जाती है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की, तो पेरिफेरल में ये पाई जाती है 3rd, 7th, 9th एंड 10th क्रेनियल नर्व प्लस S2, S3 एंड S4 ऑफ द सैक्रल नर्व्स। ओके, यहाँ पर प्री एज वेल एज पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन जो है वो सभी है आपकी कोलिनर्जिक न्यूरॉन। ठीक है, नाउ इसके अलावा अगर आपको याद होगा, मैंने पिछली अपनी वीडियो में कहा था कि जो सिंपैथेटिक न्यूरॉन्स है, ठीक है, ये सब तो पैरासिम्पैथेटिक न्यूरॉन्स थी, जो सिंपैथेटिक न्यूरॉन है उसकी भी प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन जो है वो है कोलिनर्जिक न्यूरॉन, और पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन जो है वो एड्रेनर्जिक न्यूरॉन, मतलब वो नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज करती है, इजंट इट। प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन का न्यूरोट्रांसमीटर है असेटाइलकोलिन, और पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन का न्यूरोट्रांसमीटर है नॉरएपिनेफ्रिन। तो इसका मतलब ये है कि सिंपैथेटिक सिस्टम जो कि आपकी थोरैको लुम्बार सिस्टम, इसकी जो प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन है वो सभी है आपकी कोलिनर्जिक न्यूरॉन, है ना। प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन इसकी छोटी होती है, इजंट इट, सिंपैथेटिक सिस्टम की। तो सिंपैथेटिक सिस्टम की जो प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन है वो भी है आपकी कोलिनर्जिक न्यूरॉन। जो पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन है वो तो नॉरएपिनेफ्रिन है उसकी न्यूरोट्रांसमीटर, लेकिन सिंपैथेटिक सिस्टम में भी जो आपकी स्वेट ग्लैंड्स होती है, जो आपकी स्वेट ग्लैंड्स होती है, इसकी जो पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन है वो भी, उसकी भी न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइलकोलिन है, मतलब यहाँ पर भी कोलिनर्जिक न्यूरॉन पाई जाती है। ठीक है, तो हमको पता चला कि कोलिनर्जिक न्यूरॉन तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में तो होती ही होती है, लेकिन जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है उसकी प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन सभी जो है वो है कोलिनर्जिक न्यूरॉन, और जो स्वेट ग्लैंड्स में जो सप्लाई करता है पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन वो भी कोलिनर्जिक न्यूरॉन है। ठीक है, तो ये सब है लोकेशन ऑफ कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स। प्लस एक और इम्पॉर्टेंट जगह है जहाँ पर कोलिनर्जिक न्यूरॉन की लोकेशन है, यस, वो है आपकी स्केलेटल मसल। ठीक है, तो जो आपकी स्केलेटल मसल है यहाँ पर भी जो न्यूरॉन सप्लाई होती है वो है आपकी कोलिनर्जिक न्यूरॉन। ठीक है, तो ये है आपकी लोकेशन कोलिनर्जिक न्यूरॉन की। ठीक है, तो अगर आपको किसी ने कहा कि वेयर इज कोलिनर्जिक न्यूरॉन सिचुएटेड, सो यू शुड बी एबल टू से दैट कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स आर प्रेजेंट इन ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, दैट मीन्स इट इज प्रेजेंट एंटायरली इन योर सेंट्रल नर्वस सिस्टम। प्लस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में इट्स लोकेशन इज on the 3rd, 7th, 9th and 10th cranial nerves, S2, S3, S4 of sacral nerves. Okay, means in all you can say that cholinergic neurons are present in pre and post ganglionic neurons of parasympathetic nervous system.
प्लस जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है उसकी सभी प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन जो भी होती है वो है आपकी कोलिनर्जिक न्यूरॉन, और जो पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन होती है वो उसमें रहता है न्यूरोट्रांसमीटर नॉरएपिनेफ्रिन। लेकिन जो स्वेट ग्लैंड्स जो है, स्वेट ग्लैंड्स भी सिंपैथेटिक सिस्टम का ही पार्ट है, लेकिन स्वेट ग्लैंड्स में की जो पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन है वो भी कोलिनर्जिक न्यूरॉन है। प्लस जो स्केलेटल मसल, जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम जो है, जो स्केलेटल मसल के जो न्यूरॉन सप्लाई होती है वो भी कोलिनर्जिक न्यूरॉन है। ठीक है, तो ये सब है लोकेशन कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स की। नेक्स्ट हम जानेंगे कि इसकी जो सिंथेसिस, स्टोरेज और रिलीज कैसी होती है एसिटाइलकोलिन की। ओके, तो नेक्स्ट हम जानते हैं जो हमारी न्यूरोट्रांसमीटर है एसिटाइलकोलिन, एसिटाइलकोलिन को हम एब्रीवेट करते हैं ACH कहते हैं इसे। ठीक है, ACH, आगे से मैं ACH ही लिखूंगी, एसिटाइलकोलिन मतलब ACH। तो हम जानेंगे एसिटाइलकोलिन की सिंथेसिस, इसकी स्टोरेज, नेक्स्ट उसकी रिलीज, इसकी डिस्ट्रक्शन के बारे में। ठीक है, तो पहले हम देखेंगे कि इसकी जो सिंथेसिस होती है वो किस तरीके की होती है। नाउ ये जो आपकी कोलिनर्जिक न्यूरॉन होती है ना, यहाँ पे मतलब जो न्यूरॉन, बेसिकली आपको न्यूरॉन्स के पार्ट्स तो पता ही होंगे, ये सेल बॉडी है, ये एक्सॉन और ये है न्यूरोनल एंड टर्मिनल। तो बेसिकली ये जो न्यूरोनल एंड टर्मिनल है ना, यहाँ पर एसिटाइलकोलिन की सिंथेसिस होती है। तो मैं बेसिकली पूरा स्ट्रक्चर है सिर्फ एक न्यूरोनल एंड टर्मिनल बनाऊंगी और देखेंगे कि इसकी सिंथेसिस कैसी होती है। ठीक है, एक काफ़ी बड़ा न्यूरोनल एंड टर्मिनल मैं बनाती हूँ। ठीक है, यह है न्यूरोनल एंड टर्मिनल। नाउ इस एंड टर्मिनल के अंदर एक अमाइनो एसिड कोलिन ये एंटर होगा। अब एंट्री तो फ्री में नहीं होती, यहाँ पर होता है एक ट्रांसपोर्टर, और ये ट्रांसपोर्टर क्या है, यह है एक सिम्पोर्टर। सिम्पोर्टर मतलब कोलिन अकेला नहीं जाएगा, इसके साथ और एक चीज़ जाना चाहिए जो है एक सोडियम आयन। ठीक है, तो कोलिन सोडियम आयन का हाथ पकड़कर अंदर जाता है। अब हमको काम था कोलिन से, सोडियम आयन तो ऐਵੇਂ ही आ रहा है, तो सोडियम आयन फ्री में नहीं आता, इसे बदले में कुछ चाहिए। तो इसको बदले में क्या चाहिए, इसको बदले में चाहिए कुछ एनर्जी। तो मतलब ये जो ट्रांसपोर्टेशन है ये है ATP से ADP का कन्वर्जन होता है, मतलब इट इज़ एनर्जी कंज्यूमिंग। तो कोलिन अलॉन्ग विथ सोडियम आयन ये अंदर जाएगा, और ये है एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट मतलब यहाँ पर हमको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो विद द यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी कोलिन अंदर जाता है इस कोलिनर्जिक न्यूरॉन के अंदर। ठीक है, अब अंदर जाने के बाद क्या होगा, इस न्यूरॉन के अंदर, मतलब न्यूरॉन मतलब ये भी एक तरीके का सेल ही है, तो सेल के अंदर सभी सेल ऑर्गेनल्स भी होते हैं। तो यहाँ पर भी एक ऑर्गेनल है जिसका नाम है पावर हाउस ऑफ द सेल, दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बहुत सारे मेटाबॉलिक एक्टिविटी होते हैं जिसकी वजह से ये रिलीज़ करेगा एक कंपाउंड को जिसको हम बोलते हैं एसिटाइल CoA। ठीक है, एसिटाइल CoA। नाउ आगे का पार्ट तो आप समझ ही चुके हैं क्योंकि हमको सिंथेसाइज करना है एसिटाइल कोलिन। तो ये जो कोलिन है ये मिक्सअप हो जाएगा एसिटाइल CoA से और सिंथेसाइज होगी हमारी न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइल कोलिन। काफ़ी सिंपल है, इज़न्ट इट। और ये जो एंजाइम जो हमको रिक्वायर्ड है ये दोनों मिक्स करने के लिए, वो है कोलिन एसिटाइल ट्रांसफरेज। कोलिन एसिटाइल ट्रांसफरेज। ठीक है, तो एसिटाइल कोलिन ट्रांसफरेज, इस एंजाइम के प्रेजेंस में क्या होता, कोलिन और एसिटाइल CoA मिक्सअप हो जाएंगे और हमें मिलेगा हमारा न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइल कोलिन। तो पहला स्टेप कंप्लीट हो गया, सिंथेसिस। सिंथेसिस काफ़ी सिंपल है,
कोलिन इस कोलिनर्जिक न्यूरॉन के एन टर्मिनल में एंटर होगा, और इसकी एंटर कैसी होगी, एंट्रेंस ये है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, मतलब एनर्जी यूटिलाइज, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी यूटिलाइज होगा, और कोलिन सोडियम आयन के साथ अंदर जाएगा। अंदर जाने के बाद ये मिलेगा एसिटाइल को ए से। एसिटाइल को ए हमको कहाँ से मिला, जो माइटोकॉन्ड्रिया में जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है उसके वजह से एसिटाइल को ए रिलीज होता है, और ये एसिटाइल को ए कोलिन से मिक्सअप हो जाएगा इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम कोलिन एसिटाइल ट्रांसफरेज टू गेट आवर न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइल कोलिन। ठीक है, नाउ नेक्स्ट थिंग क्या है, सिंथेसिस के बाद हमको करनी है इसकी स्टोरेज। नाउ समझिए कि ये है आपकी एक वेसिकल है ना, गोल्जी बॉडीज वेसिकल्स बनाती है, पैकेजिंग मटेरियल। तो एक ट्रांसपोर्टर है जो इस एसिटाइल कोलिन को इसके वेसिकल के अंदर डालता है। ठीक है, अब 2 एसिटाइल कोलिन को अंदर डाला तो इसके बदले में बाहर निकलेगा 2 प्रोटॉन मॉलिक्यूल। ठीक है, तो एक एसिटाइल कोलिन अंदर, एक प्रोटॉन बाहर, 2 एसिटाइल कोलिन अंदर और 2 प्रोटॉन बाहर, और इस तरीके की इसकी स्टोरेज होती है। ठीक है, तो ये है आपका स्टोरेज वाला पार्ट। सिंथेसिस और स्टोरेज हमने कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट पार्ट है आपकी रिलीज का। अब रिलीज कैसी होती है ये हम देखते हैं। नाउ समझिए कि ये पूरा जो न्यूरॉन है ये पहले रेस्टिंग कंडीशन में था, तो रेस्टिंग कंडीशन में इसकी होती है एक रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। ओके, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल समझिए कि वो है -70 मिलीवोल्ट है इसकी रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। अगर ये न्यूरॉन थोड़ा सा भी स्टिमुलेट होता है, थोड़ा सा हिलता है या थोड़ा बहुत स्टिमुलेट होता है, तो इसकी वजह से सोडियम चैनल खुल जाते हैं, जिसकी वजह से इन्फ्लक्स होती है सोडियम आयन की। ठीक है, ना जब सोडियम आयन की इन्फ्लक्स होती है इस न्यूरॉन में, ठीक है, सोडियम आयन इज अ कैट आयन, पॉजिटिव चार्ज आयन है, तो जब पॉजिटिविटी इस न्यूरॉन के अंदर आती है तो इसकी इस मेम्ब्रेन की जो पोटेंशियल है वो पॉजिटिव साइड में होती है। समझिए कि -70 से -65 या -60 मिलीवोल्ट ये होती है। तो -60 मिलीवोल्ट है इसकी थ्रेशोल्ड पोटेंशियल। जब थ्रेशोल्ड पोटेंशियल अटेन होती है तो थ्रेशोल्ड पोटेंशियल -60 मिलीवोल्ट आते ही जो वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल है ये ओपन अप हो जाते हैं। ठीक है, इसकी एक्टिवेशन गेट होती है, इनएक्टिवेशन गेट सभी कुछ ओपन होते हैं और बहुत सारा सोडियम आयन अंदर चला जाता है। ठीक है ना, आप कंफ्यूज मत कीजिए, ये सोडियम आयन अलग है और ये सोडियम आयन अलग है। ये जो सोडियम चैनल है ये कब ओपन अप होता है, जब थोड़ा सा स्टिमुलस या थोड़ा सा मैकेनिकल एक्टिविटी होती है, इस वजह से ये सोडियम चैनल ओपन अप होता है और थोड़ा बहुत सोडियम आयन अंदर जाता है। जब सोडियम आयन अंदर जाता है तो जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो कम नेगेटिव होती है। ठीक है, अगर ये इतनी कम नेगेटिव के -60 मिलीवोल्ट अटेन होगी तो ये जो वोल्टेज है -60 मिलीवोल्ट का जो वोल्टेज है, इसके वजह से इस वोल्टेज पे ये वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल ओपन अप होगा। ठीक है, वोल्टेज गेटेड नाम ही बोलता है, देखो वोल्टेज गेटेड मतलब अगर वोल्टेज है -60 मिलीवोल्ट तो इसके गेट्स खुल जाएंगे। अगर -60 के बजाय -70 मिलीवोल्ट है तो इसके गेट्स बंद हो जाएंगे। ठीक है, अब -60 मिलीवोल्ट का वोल्टेज आ गया, इसलिए ये वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल के गेट्स खुल गए और इस वजह से बहुत ज़्यादा सोडियम आयन का इन्फ्लक्स होता है। अब जब सोडियम आयन पॉजिटिविटी अंदर जा रही है तो इस मेम्ब्रेन का पोटेंशियल क्या होगा, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाएगा। मतलब -60 से ये होगा -50, -40, -30, -20, -10, 0, यहाँ तक के +10 मिलीवोल्ट। ठीक है, +10 मिलीवोल्ट हो जाएगा इसका वोल्टेज। तो आप देख सकते हैं पहले ये मेम्ब्रेन का पोटेंशियल क्या था, ये जो न्यूरोनल मेम्ब्रेन है इसका पोटेंशियल पहले क्या था, ये था -70 और -70 से ये टर्न अप हो गया +10। तो आप देख सकते हैं कि पोटेंशियल के चार्जेस कैसे चेंज हो रहे हैं, पहले जो नेगेटिव था अभी वो पॉजिटिव हो चुका है। तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं डीपोलराइजेशन। नाउ जब डीपोलराइजेशन होता है, डीपोलराइजेशन मतलब +10 मिलीवोल्ट या जो नेगेटिविटी पूरा ख़त्म हो गई, जब डीपोलराइजेशन होता है तो ये वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल बंद हो जाते हैं। ठीक है, जब -60 मिलीवोल्ट था तब ये खुल गए, +10 होते ये बंद हो जाते। ये बंद होने के बाद 2 इम्पॉर्टेंट चैनल जो है कैल्शियम चैनल
और पोटेशियम चैनल, ये 2 चैनल खुल जाते हैं। कैल्शियम चैनल के थ्रू कैल्शियम आयन अंदर जाता है, पोटेशियम चैनल के थ्रू पोटेशियम आयन बाहर आता है। ठीक है, अब देख सकते हैं पॉजिटिविटी अंदर जा रही है, पॉजिटिविटी बाहर आ रही है, तो जो पोटेंशियल है मेम्ब्रेन का वो कोई चेंज नहीं होता, तो एक स्टेबल लाइन, एक प्लेटो अटेन होता है। और कुछ ही देर बाद कैल्शियम चैनल हो जाता है बंद, सिर्फ पोटेशियम चैनल खुला रहता है और पोटेशियम चैनल के थ्रू पोटेशियम आयन की आउटफ्लक्स हो रही है। अब आप देख सकते हैं कि पॉजिटिविटी बाहर जा रही है, तो जब ये न्यूरॉनल मेम्ब्रेन से पॉजिटिविटी बाहर जा रही है तो इस मेम्ब्रेन का पोटेंशियल क्या होगा, यस ये फिर से नेगेटिव साइड में आ जाएगा, फिर से ये नेगेटिव साइड में आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं पहले ये इनिशियल में नेगेटिव था, अब फिर से नेगेटिव हो गया, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं रीपोलराइजेशन। ठीक है, तो ऐसे डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन, इस दोनों की कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं एक्शन पोटेंशियल। लेकिन मैं आपको ये क्यों पढ़ा रही हूँ, मुझे पढ़ाना था इसकी रिलीज़ के बारे में। ठीक है, तो रिलीज़ यहीं पर ही है, जब ये डीपोलराइजेशन होकर जब ये प्लेटो अटेंड हुआ था, प्लेटो में क्या हो रहा था, कैल्शियम आयन की इनफ्लक्स, पोटेशियम आयन की आउटफ्लक्स। ठीक है, तो ये जो कैल्शियम आयन जो अंदर जा रहे थे, ये कैल्शियम आयन का मेन रोल है एसिटाइलकोलिन की रिलीज़ में। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है, ये जो वेसिकल जो है, इस वेसिकल के ऊपर कुछ प्रोटीन होते हैं और ये न्यूरॉनल मेम्ब्रेन के ऊपर भी कुछ प्रोटीन होते हैं। ठीक है, तो इस वजह से क्या होता है, ये जो कैल्शियम आयन है, ये कैल्शियम आयन न्यूरॉनल प्रोटीन और वेसिकुलर प्रोटीन को फ्यूज़ करता है। तो कुछ इस तरीके का आपको दिखाई देगा, ये न्यूरॉनल मेम्ब्रेन है और ये वेसिकुलर मेम्ब्रेन है, और दोनों के जो प्रोटीन है ये फ्यूज़ हो रहे हैं अंदर, ऑब्वियसली आपकी एसिटाइलकोलिन है, और फ्यूज़ होने के वजह से ये दोनों की जो मेम्ब्रेन है ये डिज़ोल्व हो जाएगी, तो ये दिखेगी कुछ इस तरीके की। ओके, डिज़ोल्व होके आप देखते हैं एक छेद, एक होल बन चुका है, और जिसके थ्रू एसिटाइलकोलिन की रिलीज़ होती है। ठीक है, तो ऐसी है इसकी रिलीज़। ठीक है, एसिटाइलकोलिन की रिलीज़ कैसी होती है, एक्शन पोटेंशियल के दौरान जो कैल्शियम आयन की इन्फ्लक्स होती है, ये कैल्शियम आयन क्या करता है, ये फ्यूज़ करता है 2 प्रोटीन को। एक प्रोटीन प्रेजेंट है वेसिकल के सरफेस पे, एक प्रोटीन प्रेजेंट है न्यूरॉनल मेम्ब्रेन की सरफेस पे, ये दोनों प्रोटीन फ्यूज़ हो जाते हैं। ठीक है, ये दोनों प्रोटीन फ्यूज़ हो जाते हैं, फ्यूज़ होने के बाद ये डिज़ोल्व हो जाते हैं और ये एसिटाइलकोलिन की रिलीज़ होती है। ठीक है, ये रिलीज़ के प्रोसेस को आपको पता है, इसको एक्सोसाइटोसिस बोलते हैं। तो एक्सोसाइटोसिस के थ्रू ये एसिटाइलकोलिन की रिलीज़ होती है। ठीक है, तो यह है इसकी रिलीज़ के बारे में। अब रिलीज़ होने के बाद ये क्या करेगा, एसिटाइलकोलिन ऑब्वियसली ये एक्ट करेगा अपने रिसेप्टर से। ठीक है, वो हो सकता है निकोटिनिक रिसेप्टर या मस्कैरेनिक रिसेप्टर, ये एसिटाइलकोलिन एक्ट कर सकता है किसी भी रिसेप्टर के ऊपर। नाउ अगर समझिए कि ये रिसेप्टर अवेलेबल नहीं है, तो ये एसिटाइलकोलिन क्या करेगा, कहाँ पर घूमेगा, ये कहीं नहीं घूमेगा, ये हो जाएगी इसकी डिस्ट्रक्शन। वहाँ पर एक एंजाइम है, ठीक है, तो आप बोल सकते हैं ये एंजाइम एक्ट करेगा क्रोकोडाइल की तरह, और ये क्रोकोडाइल क्या करेगा, ये क्रोकोडाइल इस एसिटाइलकोलिन को खा जाएगा, वो भी काफ़ी मज़े से। तो इस क्रोकोडाइल का नाम है एसिटाइल कोलिन एस्टरेस। ठीक है, तो एक क्रोकोडाइल नहीं है, एंजाइम है, लेकिन मैंने बनाया इसको क्रोकोडाइल की तरह, और ये काम भी क्रोकोडाइल की तरह कर रहा है, ये खा रहा है एसिटाइलकोलिन को, हमारे न्यूरोट्रांसमीटर को ये खा रहा है। ठीक है, तो ये एसिटाइलकोलिन एस्टरेस एक एंजाइम है जो एसिटाइलकोलिन को खा लेगा, और खाने के बाद इसका हाथ अलग और पैर अलग कर देगा, मतलब एसिटाइलकोलिन स्प्लिट हो जाएगी, कोलिन अलग और एसीटेट अलग। ठीक है, और ये जो कोलिन है इसको हम रीयूटिलाइज कर सकते हैं नए एसिटाइलकोलिन की सिंथेसिस में। ठीक है, तो यह है इसका सिंथेसिस, स्टोरेज, रिलीज एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ एसिटाइलकोलिन। तो हम और एक बार रिवाइज करते हैं इसकी सिंथेसिस को। सिंथेसिस में क्या होता है, कोलिन क्या जो है सोडियम आयन की मदद से एक एटीपी
के पावर के थ्रू इस कोलिनर्जिक न्यूरोनल एंड टर्मिनल में एंटर करती है और यहाँ पर आने के बाद ये मिक्सअप होगी एसिटाइल कोएंजाइम ए से। ये एसिटाइल कोएंजाइम ए रिलीज़ हुआ है मेटाबॉलिक रिएक्शन जो माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं, होने के बाद ये दोनों मिक्सअप होते हैं और इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम कोलिन एसिटाइल ट्रांसफरेज एसिटाइल कोलिन की सिंथेसिस होती है। नेक्स्ट सिंथेसिस होने के बाद ये इसकी स्टोरेज होती है। स्टोरेज कैसी होती है? इन एक्सचेंज ऑफ अ प्रोटॉन। अगर एक एसिटाइल कोलिन मॉलिक्यूल अंदर जाता है इस वेसिकल से तो जो ट्रांसपोर्टर है एक प्रोटॉन को बाहर निकालती है। तो यही इसकी स्टोरेज के बारे में। रिलीज़ के बारे में, जब एक्शन पोटेंशियल होता है और एक्शन पोटेंशियल के दौरान जो कैल्शियम आयन की इन्फ्लक्स होती है, ये कैल्शियम आयन क्या करता है, जो वेसिकुलर प्रोटीन है इसको फ्यूज़ करता है न्यूरोनल प्रोटीन से। तो फ्यूज़ होने के बाद ये दोनों प्रोटीन्स, दोनों मेम्ब्रेन्स डिज़ोल्व हो जाते हैं, जिसकी वजह से एसिटाइल कोलिन की रिलीज़ हो जाती है। रिलीज़ होने के बाद ये एक्ट करेगा अपने रेसेप्टर से, जो कि निकोटिनिक रेसेप्टर हो सकता है या कोलिनर्जिक रेसेप्टर या मस्करेनिक रेसेप्टर हो सकता है। और अगर ये एक्ट ना करे अपने रेसेप्टर से तो यहाँ पर बैठा होता है एक क्रोकोडाइल, या एक एंजाइम है जो डिस्ट्रॉय करेगा एसिटाइल कोलिन को। और ये एंजाइम का नाम भी काफ़ी सिंपल है, एसिटाइल कोलिन एस्टरेज। हम कभी कभी इसको कोलिन एस्टरेज भी बोलते हैं या एसिटाइल कोलिन एस्टरेज, दोनों ही एक ही वर्ड है, काम तो इसका एक ही है। ये एसिटाइल कोलिन को स्प्लिट करेगा खोलिन और एस्टेट में, और जो खोलिन है ये हम लोग रीयूज़ कर सकते हैं नया एसिटाइल कोलिन की सिंथेसाइज करने में। ना यहाँ पर थोड़े से ड्रग्स है जो यहाँ पर एक्ट कर सकते हैं। मतलब अगर समझो कि हमको एसिटाइल कोलिन की सिंथेसिस नहीं करनी है, ठीक है, तो हम कुछ ऐसे ड्रग्स दे सकते हैं। जैसे कि एक ड्रग है जो इस ट्रांसपोर्टर को इनहिबिट करता है, ठीक है। तो एक ड्रग है जिसका नाम है हेमिकोलिनियम, ठीक है। ये एक ड्रग है हेमिकोलिनियम। हेमिकोलिनियम क्या कर रहा है, ये जो ट्रांसपोर्टर है जो कोलिन और सोडियम आयन को अंदर भेज रहा था, इस ट्रांसपोर्टर को ये इनहिबिट करता है। जब ये ट्रांसपोर्टर इनहिबिट हो गया तो ऑब्वियसली कोई एसिटाइल कोलिन की सिंथेसिस नहीं होगी, तो ये एक ड्रग है। नेक्स्ट एक हमारे पास एक और एक ड्रग है जो ये जो स्टोरेज करने वाला जो ट्रांसपोर्टर है इसे भी इनहिबिट कर सकता है। तो ये ड्रग का नाम है वेसिमाकोल, ठीक है। वेसिमाकोल ये क्या कर रहा है, ये एसिटाइल कोलिन को स्टोर करने में इनहिबिट करता है। जब स्टोरेज इनहिबिट हो गई तो ऑब्वियसली इसकी रिलीज भी इनहिबिट हो जाएगी, ठीक है। तो ये है थोड़े से ड्रग्स। प्लस एक और एक इम्पॉर्टेंट ड्रग है जो हमारे इस पार्ट पर एक्ट करता है, वो है बोट्यूलिनम टॉक्सिन्स। बॉट्यूलिनिज्म जो हम बोलते हैं ना, बॉट्यूलिनम टॉक्सिन्स, तो बॉट्यूलिनम या बॉट्यूलिनिज्म में क्या होता है, यहाँ पर पैरालिसिस होता है। पैरालिसिस मतलब हमारे जो स्केलेटल मसल है वो रेस्पॉन्ड नहीं कर सकते, मतलब हम लोग चल फिर नहीं सकते, हम लोग बातचीत भी नहीं कर सकते, क्योंकि बेसिकली ये सारी चीज़ें होती है स्केलेटल मसल की वजह से। और जो स्केलेटल मसल है वहाँ पर एसिटाइल कोलिन रिलीज और एक्ट नहीं कर सकता। जैसे कि समझिए ये आपकी स्केलेटल मसल है, स्केलेटल मसल, यहाँ पर आपके ना कोलिनर्जिक रेसेप्टर जो एनएम रेसेप्टर है यहाँ पर मिलते हैं। तो बेसिकली क्या ये हम अभी समझे आपको अपना हाथ लिफ्ट करना है, तो कैसे लिफ्ट कर सकते हो, ये जो एसिटाइल कोलिन आके यहाँ पर एक्ट करेगा और यहाँ पर कुछ एक्टिविटी होगी और स्केलेटल मसल की कॉन्ट्रैक्शन होगी। लेकिन अगर समझो यहाँ पर एसिटाइल कोलिन नहीं पहुँच पाया तो ऑब्वियसली आप अपना हाथ नहीं उठा पाओगे, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन स्केलेटल मसल की नहीं होगी। तो अगर ये सब नहीं होगा तो ऑब्वियसली हम बोलते हैं कि यहाँ पर एक पैरालिसिस काइंड ऑफ कंडीशन हुई है। तो बेसिकली ये बॉट्यूलिनम टॉक्सिन क्या करता है, ये बॉट्यूलिनम टॉक्सिन जो है ये जो प्रोटीन्स है, प्रोटीन्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। जो वेसिकुलर प्रोटीन है और जो न्यूरोनल एक्सोनल प्रोटीन है, इस प्रोटीन को डिस्ट्रॉय कर देता है। तो अगर ये दोनों डिस्ट्रॉय हो गए तो ऑब्वियसली ये दोनों का फ्यूजन नहीं होगा, फ्यूजन नहीं हुआ तो ये दोनों डिफ्यूज़ नहीं हो जाएंगे, डिज़ोल्व नहीं होंगे और एसिटाइल कोलिन की रिलीज़ नहीं होगी। और अगर एसिटाइल कोलिन की रिलीज़ नहीं होगी, यहाँ पर एसिटाइल कोलिन की रिलीज़ नहीं होगी तो यहाँ पर ये रेसेप्टर एक्टिवेट नहीं होगा और स्केलेटल मसल का कॉन्ट्रैक्शन भी नहीं होगा। तो ये है एक ड्रग जो एसिटाइल कोलिन की रिलीज़ को इनहिबिट करता है। तो ये था आपका एसिटाइल कोलिन की सिंथेसिस, स्टोरेज, रिलीज एंड डिस्ट्रक्शन के बारे में।
नेक्स्ट पार्ट में हम जानते हैं कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स के बारे में।